हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के टॉपिक मैट्रिक्स के पार्ट 5 की। और आज हम यहाँ सीखने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इस टॉपिक में से एक 6 मार्क्स का सम जो है CBSE एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे 6 टाइप के ऑपरेशंस की, यानी कि 3 ऑपरेशंस ऑन द रोज और 3 ऑपरेशन ऑन द कॉलम्स। ओके, हम देखते हैं कि कौन कौन से 3 ऑपरेशन जो है बेसिक जो है हम रो पर करेंगे और कॉलम पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। सो द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, symbolically the interchange of ith and jth rows is denoted by r ith row or with interchange with jth row। मैं इसको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर मान लीजिए मुझे किसी मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में अगर इंटरचेंज करना है R1 को R2 से, तो ये है सिंबल इंटरचेंज का। और मैं लिखूंगा R1 is to be interchanged with R2, मतलब R1 की पोजीशन R2 ले लेगा और R2 की पोजीशन R1 ले लेगा। इसी तरह से अगर कॉलम वाइज हो तो हम कहेंगे C1 इंटरचेंज विद CI इंटरचेंज विद CJ। मींस अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, C2 को मान लीजिए मैं इंटरचेंज करता हूं C3 से, तो हम इसे डिनोट करेंगे इस तरह से। और हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, आइए इसे भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ये है फॉर एग्जांपल अप्लाइंग R1 और R2 को यहां हमें इंटरचेंज करना है। देख पा रहे हैं आप बच्चों, हमें यहाँ क्या करना है, R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे अगर हम इस मैट्रिक्स में, तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा, देखिए मैं पहले R2 को लिखूंगा, ये मैंने R2 ले लिया है, तो पहले मैं R2 को लिखूंगा -1√3 और 1। अब हमारे पास जो R1 था वो तो R2 हो गया और R2 की पोजीशन क्या हो गई, R1। तो ये जो हमारे पास R1 है, अब ये चली जाएगी सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 1, 2 और 1। और थर्ड कॉलम जो है, थर्ड रो जो है, उसे हम कुछ नहीं कहेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। देखिए, दो एक तरह से हम एक साथ कवर कर रहे हैं। ऐसे ही हम कॉलम वाइज भी इंटरचेंज कर सकते हैं और ऐसे ही रो वाइज भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 6 से मेरा मतलब है कि रो वाइज 3 और 3 क्या है, कॉलम वाइज है। नेक्स्ट समझते हैं। So multiplication of elements of any row or column by a non-zero number, एक स्केलर नंबर से अगर हम किसी मैट्रिक्स की किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सिंबॉलिकली हम उसे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि हम ith रो को मल्टीप्लाई करते हैं k के साथ, तो हम लिखेंगे ith रो will transform to k ith रो। मीन्स जैसे मान लीजिए कि मुझे सेकेंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उसे क्या लिखूंगा, सेकेंड रो पे मैं ऑपरेट करने वाला हूं क्या, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो। समझ में आ रहा है बच्चों हमें लिखना कैसे है, ये देखिए मैंने एनसर्कल कर दिया है। हम इसे लिखेंगे सेकेंड रो पे, मान लीजिए मैं ऑपरेट करने वाला हूं और मैं क्या करने वाला हूं, सेकेंड रो को 5 टाइम्स करने वाला हूं। तो हम लिखेंगे सेकेंड रो पे ट्रांसफॉर्म करना है हमें 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड रो। और सिमिलरली सेम नोटेशन हम अप्लाई करेंगे कॉलम के लिए भी। चलिए इसका भी एक सम करके देख लेते हैं। तो एग्जांपल अप्लाइंग C3 पे हमें ऑपरेट करना है, तो यहां हम जो लिखते हैं जिस पे हमें ऑपरेट करना है, क्या ऑपरेट करना है, 1/7 करना है हमें C3 का, यानी कि थर्ड कॉलम का। पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए थर्ड कॉलम कौन सा है। यस, ये है हमारा C3, यानी कि हमें इस पे ऑपरेट करना है। और क्या ऑपरेट करना है, इसका 7th पार्ट करना है, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करना है 1/7 से। तो क्या आंसर होगा हमारा। तो बाकी की दोनों कॉलम में एज इट इज लिखता हूं, 1 -1 2√3, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड कॉलम जब आया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1/7 से, तो ये हुआ 1/7। और इस 1 को भी अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7। तो बहुत ही आसान सा काम है ये। आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि लास्ट की दो प्रॉपर्टी, 6 जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें से फिफ्थ और सिक्स्थ वन। यहां ये कहता है एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम, the corresponding elements of any row or column multiplied by any non-zero number। तो उसे हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं हमें फर्स्ट एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3x3।
और मैं करना चाहता हूं सेकंड रो पे ऑपरेट। क्या ऑपरेट करना चाहता हूं? देखिए पहले हम लिखेंगे जिस पे ऑपरेशन करना है, और किस पे ऑपरेशन करना है? सेकंड रो पे करना है। क्या करना चाहते हैं हम सेकंड रो में? सेकंड रो में मान लीजिए हम 3 टाइम्स ऑफ R1 करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना चाहता हूं। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि R2 में 3 टाइम्स R1 को ऐड किया गया है। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। यहां मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है C, और जो कि है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। हमें यहाँ करना क्या है उसको समझ लेते हैं। जो ऑपरेशन हमें यहाँ परफॉर्म करना है वो है R2 पर, यानी कि सेकंड रो पर। तो सबसे पहला काम हम अपनी मैट्रिक्स में सेकंड रो को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये है मेरी सेकंड रो। ठीक है, अब सेकंड रो में करना क्या चाहते हैं हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसको? डबल ऑफ R1 को। समझ में आया ऑपरेशन? यानी कि सेकंड रो में से R1 को डबल करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो करते हैं, ये मेरी मैट्रिक्स है। अब सेकंड रो पे ऑपरेट करना है, तो फर्स्ट रो हम एज इट इज लिखेंगे। अब सेकंड रो में से फर्स्ट रो को डबल कीजिए। पहले फर्स्ट रो को डबल करेंगे तो कितना होगा? 1 का डबल 2, और इसको सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 विल बिकम 0। इसी तरह से इसका डबल होगा 4। अगर इसको फर्स्ट इसमें से मल्टीप्लाई -1 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 - 4 विल बिकम -5। तो यहां ध्यान ये देना है बच्चों कि हमें फर्स्ट रो को एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 से, हमें केवल ऑपरेट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। हमें ऑपरेशन केवल कहां अप्लाई करना है? R2 पे अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए हम ऐसा नहीं है कि इसको पहले डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद हम R2 में से माइनस कर दें। नहीं, ऑपरेशन केवल परफॉर्म होना है R2 पर, केवल इस जगह पर ही ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और वो ऑपरेशन क्या है कि डबल ऑफ R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप इसे दूसरे शब्दों में समझे तो ये एक तरह से ये है, R2 में से R1 को 2 बार सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो R1 विल रिमेन एज इट इज, और सेकंड रो में से हम उसको ऑपरेट को कर देंगे। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या होती हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, और कैसे हम उनका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं? तो हम यहां पर लेके चलते हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर b। तो ऑफ ऑर्डर m, सेम ऑर्डर की, यानी कि a और b दो मैट्रिसेस हैं। यहां हमने क्या कहा कि a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिसेस। तो मैं यहां आपको बताऊंगा कि इनका स्क्वायर होना ही क्यों जरूरी है ना, कि a और b दोनों स्क्वायर क्यों होनी चाहिए, और दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, so a and b are the square matrices of order m। ठीक है, square matrices of order m, okay, such that ab is equal to ba is equal to identity। so ये समझने वाली बात है बच्चों। so आपने फंक्शंस टॉपिक में पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हमने सीखा था कि अगर किसी ऐसे फंक्शन के साथ कंपोजिट करें, ऐसा किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट करें कि आउटपुट हमारा आइडेंटिटी आ जाए, तो ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। दैट मीन्स a इज द इनवर्स ऑफ b एंड b इज द इनवर्स ऑफ a। तो ये ध्यान रखें, अगर ऐसी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाता है तो वो क्या होंगे? a इज द इनवर्स ऑफ b एंड b इज द इनवर्स ऑफ a, और इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ये a की पावर -1 नहीं है बच्चों, दिस इज अ सिंबल टू डिनोट इनवर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये a इनवर्स है, ये इसका मतलब a की पावर -1 हो, ये पावर नहीं है। जैसे हमने इनवर्स फंक्शंस में पढ़ा था, सिंबल है इनवर्स का, तो ये -1 जो हम ऊपर लगाते हैं ये केवल एक सिंबल है। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है तभी a को इन्वर्ट, एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट किया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? जीरो मैट्रिक्स थी। मैं यहां लिख रहा हूं, तो मैंने कहा था कि अगर a में कुछ ऐसी मैट्रिक्स ऐड करें, जैसे -a ऐड करें, तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज जीरो। सो एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है, तो यहां हम कहते हैं कि a का इनवर्स -a, एडिटिव इनवर्स -a था, और -a का एडिटिव इनवर्स a था। तो ऑपरेशन चाहे जो मर्जी हो, अगर हमें आउटपुट में आइडेंटिटी मिलती है तो वो एक दूसरे के उस ऑपरेशन के अंडर इनवर्स कहलाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये है इनवर्स का कॉन्सेप्ट। अब इसको समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्यों जरूरी है।
सो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि अब से आप हमारा YouTube चैनल जो है वो एडी मैथमेटिक्स के नाम से सर्च कर पाएंगे और आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहां मैंने ए और बी दो मैट्रिक्स ली हैं। ए है जो ये है और बी है ये। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी और बी ए फाइंड आउट करता हूं, तो ये मैंने पहले ये वीडियो सीरीज में बताया था, आपने अगर देखी हो तो उसमें हमने बताया था कि ए बी एंड बी ए मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि प्रोडक्ट जो है नॉट कॉम्यूटेटिव होती है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं ए बी और बी ए। सो ये है मेरे पास ए और बी की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से बच्चों मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 2 into 2 will become 4 minus 3, 4 minus 3। अब फर्स्ट रो और गो टू द सेकंड कॉलम, तो पोजीशन क्या होगी, A12, ये हुआ -6 + 6, तो -6 + 6। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल बिकम 2 -2 and this is -3 + 4। सॉल्व करते हैं, 1 0 0 1 and which is equal to identity matrix। so AB is equal to identity। और अगर मैं BA फाइंड आउट करता हूं तो ये होगा, पहले मैं B लिखूंगा, उसके बाद हम लिखते हैं मैट्रिक्स A को और मल्टीप्लाई करते हैं। और आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 यानी कि 1, 6 - 6 0, -2 + 2 0 एंड -3 + 4 यानी कि 1। तो ये हमें दोबारा से आइडेंटिटी मिली। तो यानी कि हम कह सकते हैं AB is equal to BA and that is equal to identity। It means A is the inverse of B and B is the inverse of A। समझ में आया बच्चों? सो यहाँ इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि अगर AB is equal to BA and both are equal to identity, then we will say that A is the inverse of B and B is the inverse of A। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि अगर AB is equal to BA is equal to identity है, तो हम कह सकते हैं कि A का इनवर्स है वो B है और B का इनवर्स है वो क्या होगा, A होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ जो बातें जो याद रखने लायक हैं, जो आपको दिमाग में बैठा लेनी है, वो ये है। सबसे पहली बात तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि हम इसे स्क्वायर क्यों लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। सो ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होने चाहिए। अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, सो दे डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस द प्रोडक्ट ऑफ बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल एज वेल एज, ना केवल डिफाइन, कई केसेस में डिफाइन हो जाती है बट वो इक्वल नहीं होती। तो हमें तो क्या चाहिए आउटपुट, हमें चाहिए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। और ऐसा तभी होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों के एलिमेंट्स भी कॉरस्पॉन्डिंग सेम होंगे। और वो किसके सेम होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब दोनों की दोनों क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। सो पहली चीज तो ये है। अब दूसरी बात बचती है कि हमें इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा, ये कैसे पता लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे, देखते रहिए। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A, देन A इज आल्सो द इनवर्स ऑफ B। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की। तो ये एक थ्योरम है जहां हम कहते हैं कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। तो ये बात तो हम बाद में करेंगे कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो कैसे पता लगेगा, इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं कि इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। और बच्चों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूनिकनेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यूनिकनेस के लिए क्या करते हैं, हम उसके कॉन्ट्रेरी एज्यूम करते हैं, है ना। उसके कॉन्ट्रेरी एज्यूम करेंगे और बाद में अपनी ही एज्यूम्पशन को हम फॉल्स प्रूव करेंगे। तो हम यहां कहते हैं कि लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, हमने माना कि अगर पॉसिबल है तो मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हम ले ली, हैव टू इनवर्सेस, ओके, और उनका नाम दे देते हैं कि बी एंड सी, ठीक है।
सो दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स है बी और सी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि अगर ए का इनवर्स बी है तो क्या होगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, नंबर 1। और अगर सी भी ए का इनवर्स है, इसी रूल से हम क्या कहेंगे, ए सी इज इक्वल टू सी ए, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू आइडेंटिटी। इसे हम दिया नाम 2 का। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूं कि बी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या मैं बी को ऐसे लिख सकता हूं, आइडेंटिटी इंटू बी? उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। ओके, क्या मैं इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, सी ए, यहां से फ्रॉम 2? क्या लिखना चाहता हूं मैं आइडेंटिटी को, सी ए, तो क्या होगा, सी ए इंटू बी। अब बच्चों मैंने बताया था कि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो है वो कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है। कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है। अगर एसोसिएटिव है तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, सी इंटू ए बी। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पोजीशन नहीं चेंज की, केवल ऑर्डर चेंज किया। सी पहले था, अब भी पहले है, लेकिन अब हम पहले सी ए की प्रोडक्ट ना करके पहले ए बी की प्रोडक्ट करेंगे। ओके, ए बी की प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम 1 दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हुआ C इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका मतलब C। ये क्या हुआ, अरे तो B इज इक्वल टू सी हो गया। अगर B इज इक्वल टू सी हो गया तो यानी कि हमारी एजम्पशन तो गलत है कि दो डिफरेंट मैट्रिक्स होंगी। नहीं, B और C तो क्या है, सेम मैट्रिक्स है, यानी कि इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। दो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, सो हेंस आवर इनवर्स इज यूनिक। ओके, सो एक और सम देखते हैं। If A and B are invertible matrices of the same order, okay, then prove that AB inverse is equal to B inverse A inverse। कई बार ये थ्योरम डायरेक्ट पूछ लेते हैं और कई बार किसी एक सम का ये पार्ट होती है, तो समझ लेते हैं इसको। देखिए मैं यहां से शुरू करता हूं कि ए बी दोनों इन्वर्टिबल है, तो ए किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। करेक्ट है ना, इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या लिखा फर्स्ट स्टेप में, मैंने एक मैट्रिक्स ए बी को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। ओके, अब हम करते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्योंकि ए तो इन्वर्टिबल है इसलिए ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स क्या होगा फिर, ए इनवर्स ए बी का इनवर्स, और राइट हैंड साइड में ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एसोसिएटिव होती है, तो मैं ए इनवर्स और ए को, इस ऑपरेशन को चेंज कर देता हूं। मैं लिख देता हूं ए इनवर्स इंटू ए बी, ए बी इनवर्स। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्यों हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, ताकि मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकूं। और किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, तो मैं यहां पर आइडेंटिटी दोबारा नहीं लिख रहा। तो ये हुआ आइडेंटिटी इंटू बी ए बी इनवर्स। ठीक है, सो ये हुआ ए इनवर्स के इक्वल। ओके, आइडेंटिटी इंटू बी कितना हुआ, बी ए बी इनवर्स। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें तो केवल इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, ये भी एक्स्ट्रा है। तो इस बी को कैसे हटाएं, फिर सेम रूल लगाते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स दिस टाइम। सो प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। ओके, सो बी इनवर्स से अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी इनवर्स ए बी इनवर्स बी, सॉरी यहां बी भी है। ओके, और इधर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, और बी इनवर्स बी कितना है, आइडेंटिटी। शॉर्टकट नहीं मारना है, सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पूरे आंसर लिखें। आइडेंटिटी इनटू सम मैट्रिक्स विल बी द सेम मैट्रिक्स। सो ये हमारा प्रूव हो गया बेटा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो ये अब हम आ गए हैं चलते चलते उस पड़ाव पर जहां हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। तो पहले समझते हैं कि हमें इनवर्स फाइंड आउट कैसे करना है। तो यहां अगर मैं कहूं कि हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है उसका इनवर्स, तो मैं क्या करूंगा, ए को आइडेंटिटी इनटू ए लिखूंगा और उसके बाद में मैं अप्लाई करूंगा सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, जैसी आपकी मर्जी हो। अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया है तो, अगर उसने स्पेसिफाई किया कि फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशंस, तब तो आपको रो ही लगाना है। और अगर उसने लिखा कॉलम तो आपको कॉलम ही लगाना है। और अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आपको कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट याद रखिए कोई भी मतलब या तो रो या कॉलम, दोनों नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों को आपको एक ही सम में अप्लाई नहीं करना है। ओके, वी विल अप्लाई ऑल दीज ऑपरेशंस ऑन ए जब तक कि हमें आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए नहीं मिल जाता है। यानी कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हम ऑपरेशन करते रहेंगे दोनों तरफ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एक और मैट्रिक्स में बी में, और जो मैट्रिक्स ए है उसे हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा तो अभी हमने पढ़ा था कि बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए एंड ए विल बी द इनवर्स ऑफ बी, है ना। अब यहाँ एक और बात करते हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसे हम पढ़ेंगे एक तो डिटर्मिनेंट में, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों तो डिटर्मिनेंट में। लेकिन यहाँ के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि अगर जब ऑपरेशन करते वक्त आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री और ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, इफ वी ऑब्टेन ऑल द जीरोस इन वन और मोर रोज, किसी एक पर्टिकुलर रो में, मान लीजिए कि हम ये लिख रहे थे, कुछ ऑपरेशन करते करते ऐसा हुआ 6 7 और ये दोनों जीरो हो गए, एक पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम कम से कम अगर जीरो हो जाती है, तब हम कहेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट टॉपिक में। तो यहां के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि फिर ये आइडेंटिटी नहीं बन सकती ना बेटा। देखिए अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते रहे तो आइडेंटिटी के लिए तो यहाँ 1 चाहिए ना, तो 1 तो कभी आएगा नहीं, और 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए कुछ सम करते हैं, प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। यहाँ एक सम लिखा हुआ है, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैंने पहले ली है और हम फाइंड आउट करते हैं इसका इनवर्स। तो हम इसे नाम दे देते हैं लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, और हम क्या करने वाले हैं, ए को लिखने वाले हैं आइडेंटिटी इनटू ए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। तो बच्चों ये मैंने लिख लिया है ए को आइडेंटिटी इनटू ए, यानी कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। और अब हम कुछ ऐसे ऑपरेशन यहाँ रो ऑपरेशन में अप्लाई करने वाला हूं। ओके, तो केवल रो ऑपरेशन ही हम अप्लाई करेंगे, मुझे बनाना है इसे आइडेंटिटी। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका सम बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। वो क्या है, पहले फोकस कीजिए इस एलिमेंट पर। ये एलिमेंट क्या दिया हुआ है 2, और हमें अगर बनाना है इसे आइडेंटिटी, इसे चेंज करना है इस फॉर्म में, तो यहाँ क्या होना चाहिए 1। अब 1 कैसे आएगा, 1 आ सकता है या तो इसको स्केलर मल्टीप्लाई करके 1/2 से, एक तरीका, या दूसरा मैं R1 पे ऑपरेट करता हूं, क्या ऑपरेट करता हूं, R1 माइनस R2, या हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को। तो कोई भी मेथड हो सकता है, लेकिन हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, आपको बाकी जीरो या कुछ नहीं देखना है, आपको पहला टारगेट होना चाहिए ये फर्स्ट एलिमेंट। चलिए ऑपरेट करते हैं, मैंने इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया है R1 माइनस R2 तो कितना होगा 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2। बड़े ध्यान से समझिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक ही बार में हम एक ही स्टेप करेंगे, और जो ऑपरेशन हमने इस साइड अप्लाई किया है वो ही इस साइड भी अप्लाई करने वाले हैं। सो 1 माइनस 1 0 1 और ये करेक्ट। आगे देखते हैं। अब देखिए हम आप अगर रो वाइज आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो कौन से तरीके से सोचना है कॉलम वाइज, दिमाग में रहे। अगर आप रो वाइज ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे सोचेंगे, कॉलम वाइज। तो यानी कि ये तो हमारा रेडी हो गया, 1 आ गया। अब फोकस करना है कॉलम के इस एलिमेंट पर, और आइडेंटिटी बनाना भी कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। 0 कैसे आएगा, अगर मैं R2 पे ऑपरेट करूं, बाकी को ध्यान नहीं देना है आपको, केवल R2 पे मैं ऑपरेट करने वाला हूं, क्या R2 माइनस R1, क्या मिलेगा मुझे, सो 1 2 इट विल बिकम 0 एंड दिस विल बी 1। ओके, और यही सेम काम हम राइट हैंड साइड भी करते हैं, तो ये हुआ माइनस 1 एंड 1 माइनस माइनस 1 विल गिव मी 2। ठीक है,
अब ये हो गया R2 माइनस R1। अब चलिए इस डायरेक्शन में, ये 1 होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी 1 है। अब क्या होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए, तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो पैटर्न क्या हुआ, यहां से शुरू किया, यहां, यहां और वापस यहां, ठीक है। ऐसे ही आपको फोकस करना है। यहां मैं ऑपरेट कर देता हूं, यहां पर ये मैं यहां इसको बना रहा हूं, तो R1 माइनस डबल ऑफ R2, तो ये मैं ऑपरेट करने वाला हूं। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 1, 1 का डबल करके अगर सेपरेट करेंगे 0 और 0 1, दूसरी साइड डबल करके सेपरेट कीजिए, इट विल बिकम 3, डबल करके सेपरेट करेंगे तो -5, -1 and 2 as it is into A। तो ये देखिए आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये हुआ हमारे पास A इनवर्स इंटू E। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या हुई, 3, -5, -1 एंड, ठीक है। बहुत ही आसान था, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है ये वाला सम, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हम इसको मान लेते हैं कि इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, ओके। और आपको जैसे मैंने बताया था कि हमें सॉल्व करना है, इसको 1 बनाने की कोशिश करनी। बट अगर मैं यहां पर R1 में से 3 टाइम्स ऑफ R2 को ऐड करता हूं, R1 में से क्या ऑपरेट किया, R1 पे 3 टाइम्स ऑफ R2 को ऑपरेट किया, तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास, -2 को अगर 3 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो 0, और 1 को 3 टाइम करके ऐड करेंगे तो ये भी 0। तो कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर इसको डबल 3 टाइम्स करके करेंगे तो ये हो गया 1, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1 का 3 टाइम्स 3 और 0 और ये 1। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया था अगर पूरी कोई रो या कॉलम 0 हो जाती है तो यहाँ R1 हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट सम जिसके लिए हम इतनी देर से लगे हुए थे। इसी तरह के सम जनरली बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं 3x3 ऑर्डर के, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसे आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों ये मैंने लिख लिया है, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी मैंने 3x3 ऑर्डर की ली है, ओके। सो अब हमारा टारगेट है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ रो ऑपरेशन, तो हम सोचेंगे कॉलम वाइज, तो पहला हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट कॉलम पर। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हमें आइडेंटिटी जैसे बनाने हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 1, तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल ऑपरेशन करने वाला हूँ, क्या, R1 और R2 को इंटरचेंज करने वाला हूँ। R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, सो 1 2 3, R2 will become R1 and R1 will become R2। और ध्यान आपको क्या रखना है, बड़े ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सम बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, स्पेशली इन द केस ऑफ 3x3 ऑर्डर। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन, और हमें यहां मिला 1, नेक्स्ट एलिमेंट 0, और नेक्स्ट एलिमेंट भी हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो नेक्स्ट एलिमेंट 0 हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं R3 पे ऑपरेट करने वाला हूं, कैसे, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो ये हमें देगा 1 2 3 0 1 2, और 3 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा 0, 3 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कीजिए -5, एंड 3 टाइम्स विल बिकम 9, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8, एंड दैट साइड इट विल बिकम 0 1 0 1 0 0, और 3 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 -3 एंड 1, ओके। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम ओवर। अब हम फोकस करेंगे सेकंड कॉलम के ऊपर, और सेकंड कॉलम के ऊपर कहां से शुरू करेंगे, यहां से। तो हमें ये 1 बनाना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है। अब इस 1 की मदद से, फिर से सुनिए, इस 1 की मदद से अब इन दोनों एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे, तो ये हमेशा वर्क करेगा आपका। तो पहले इस 1 की मदद से हम 0 बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम, R1 में से डबल करके
R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने R1 पे ऑपरेट किया, क्या ऑपरेट किया? R1 माइनस डबल ऑफ R2। और इसी तरह से R3 पे भी हम ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट करते हैं? R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। इसका 5 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। कई बार बच्चों को यहां से है ना R1 और R3 पे ऑपरेट कर देते हैं तो ये वाली कॉलम खराब हो जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाली कॉलम हमारी ऐसी ही अनटच रहनी चाहिए। अब हम दोबारा फर्स्ट कॉलम पे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम रेडी। अब कुछ ऐसे ऑपरेशन कीजिए कि जिससे फर्स्ट कॉलम खराब ना हो। वो कब नहीं होगी? अगर आप फर्स्ट रो को कभी भी सेकंड ऑपरेंड में नहीं रखेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। और एक साथ हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में दो ऑपरेशन से ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 डबल करके माइनस करेंगे 0 और डबल करके माइनस करेंगे -1। इसी तरह से यहां पर सेकंड रो एज इट इज और थर्ड रो पे क्या ऑपरेट करना है? 5 टाइम्स ऑफ R2। तो इसको 5 टाइम्स करके ऐड कीजिए तो 0 0 और 5 टाइम्स हुआ 10, इसमें ऐड करेंगे तो 2। ठीक है। और राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में 2 टाइम्स ऑफ दिस वी विल सब्ट्रैक्ट -2 1 0 1 0 0 और इसको अब इसमें से 5 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो 5 -3 और 1। चलिए दो कॉलम हमारी रेडी हो गई। अब हमें क्या चाहिए? थर्ड कॉलम बनानी। लेकिन अब हम इन दोनों को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यूज किया आपने तो ये सब 0 गई आपकी। हम क्या करेंगे? मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि यहां पर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा हमें। ठीक है। तो मैं R3 पे ऑपरेट करूंगा, क्या? हाफ ऑफ R3। बस इतना ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन हम इस साइड करने वाले हैं वो राइट हैंड साइड भी करना है। तो ये हुआ 1 0 -1 0 1 2 0 0 और अगर हाफ करेंगे तो ये 1। एंड इस साइड अगर हम देखेंगे तो हाफ कीजिए थर्ड रो का, तो ये हुआ -2 1 0 1 0 0 and next will be 5/2 -3/2। और एक टिप बेटा ये है कि जितना लेट आप ये फ्रैक्शन में इसको लेके आएंगे उतना ही अच्छा है, उतनी कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। तो धीरे धीरे आपको भी लग रहा होगा कि ये आइडेंटिटी हमारी लगभग बन गई है ना। तो अब हम क्या करें? ये दो अगर 0 और होगी तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसकी मदद से, थर्ड रो की मदद से अब इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो R1 में अगर मैं थर्ड रो ऐड कर देता हूं R1 में तो हो जाएगा यस। दूसरा क्या है? R2 में R2 पे मैं ऑपरेट करने वाला हूं, क्या ऑपरेट करने वाला हूं? डबल ऑफ R1 R3 करने वाला हूं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट जो जिस पे ऑपरेट करना है ना उसी को डबल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर दोनों तरफ हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। सो R1 प्लस R3 क्या मिलेगा? 1 0 -1 + 1 0। और मैं इधर भी सेम ऑपरेशन कर देता हूं। सो इसको ऐड कीजिए, कितना हुआ? -2 + 5/2 यानी कि 1/2 और 1 -3/2 यानी कि -1/2 और ये प्लस के 1/2 करते हैं। सेकंड रो पे क्या ऑपरेट करेंगे? डबल करके हमें R3 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0 1 0 और आप इसको डबल कीजिए। इसका डबल कितना हुआ? 5। और अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को तो -2। इसका डबल कितना हुआ? इसका डबल हुआ -3 और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 और इसका डबल हुआ 1 और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कितना आएगा? -1। और थर्ड हमें एज इट इज ही रखना है, तो 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो ये हमारा है आंसर इनटू A। सो आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू A। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिल रही है तो इसका मतलब वो उसका इनवर्स है। तो A इनवर्स की वैल्यू में मिल गई 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। है ना आसान? इतना भी आसान नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। और अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एडी मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।